मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों झूमती सी चली आ रही है? मम्मी जी, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर उठ क्यों गई? मैं तो बस चाय की खुशबू से बाहर आई। अच्छा, तो पिएगी? हाँ मम्मी जी, फिर सो जाऊंगी जाके। ठीक है, ले, फिर मैं भी थोड़ा आराम करूंगी। चाय पीकर विमला और पूजा वापस अपने अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, मुझे ऑफिस जाना है, टिफिन नहीं बनाया क्या? अरे आज आप बाहर ही खा लो ना। हफ्ते में 4 दिन तो बाहर ही खाता हूँ। बाकी लोगों की वाइफ को देखो, उन्हें 4-4 डब्बे पैक करके देती है। तो मैं ना कल आपको 8 दे दूंगी बस। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, मैं पैक करवा लूंगा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और थोड़ी देर बाद पूजा के ससुर मनोहर भी टहल कर वापस आ जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम सब? अरे क्यों चिल्ला रहे, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। नींद का वक्त है क्या ये? तो किसका वक्त है फिर? बाहर निकल कर आओ, 9 बज चुके हैं, थोड़ा योगा करो, ध्यान लगाओ। तुम सास बहू कमरे से बाहर ही नहीं आते हो। अरे ठीक है ना, अभी 9 ही बजे है, क्या काम बचा है? काम बचा है? अभी तो काम शुरू ही कहाँ किया तुम लोगों ने। आप मुझे सोने नहीं देंगे। जिस दिन से आपसे शादी की है ना, मेरी नींद चैन सब उड़ गया। अरे ठीक है भाई, ठीक है, माफ करो, अब नहीं बोलूंगा बस। विमला उठकर कमरे से बाहर आ जाती है और किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे अब गुस्से में कुछ भी मत बना देना। गुस्सा नहीं हूं मैं, बहू को भी जगा देती हूँ। आ गई मम्मी जी, मैं भी आ गई। बहू जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, फिर खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। विमला और पूजा घर के कामों में लग जाते हैं और काम करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। खाना बना या नहीं? मुझे पता होता कि नाश्ते पर गुजारा करना है तो फिर मैं ज्यादा नाश्ता ही खा लेता। पापा जी बस बन ही गया है खाना। आज पता नहीं इतना टाइम कैसे हो गया। बहू तो एक एक रोटी बनाती जा, मैं इनको देती जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। दोपहर का खाना और बर्तन का काम खत्म करते करते पूजा को शाम हो जाती है और वो सोफे पर आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, अभी तो सर्दियां भी नहीं आई, फिर ये दिन इतने छोटे छोटे क्यों लगने लगे? वही तो बहू मैं भी सोच रही थी, अभी तो सुबह हुई थी, अब इतनी जल्दी शाम भी होने को आए। अब वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लग रहा वो पर्दा जब हम लाए थे तो सफेद रंग का था? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, कुछ पीला सा हो गया है नहीं? बाजार में ना बस लूट है, पैसे ले लिए और कैसे बेजार क्वालिटी का पर्दा दे दिया। अब क्या कर सकते हैं, अगली बार ना सफेद पर्दा लेंगे ही नहीं। जी मम्मी जी। पूजा और विमला आपस में बातें कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है। ए बहू, मेरा फोन बज रहा है, जरा ला कर तो दे तो कमरे से। मम्मी जी, आज झाड़ू पूरे घर की लगाई है मैंने, थक गई हूँ चल चल के। अरे तो फिर कौन लाएगा फोन? तेरा फोन यहीं पर है क्या? हाँ मम्मी जी, मेरे ही पास है। ठीक है, तो अपने ससुर जी को लगा दे जरा। क्यों मम्मी जी? अरे लगा तो दे। ठीक है। पूजा अपने ससुर को फोन लगाती है। वो क्या हुआ? कहाँ हो पापा जी आप? मैं तो बेटा ये नुक्कड़ तक आ गया हूँ। मम्मी जी, ये तो नुक्कड़ तक पहुंच गया है। अरे बोल, बहुत जरूरी काम है, वापस आ जाए। ठीक है पापा जी, सुनिए ना, बहुत जरूरी काम आ गया है, आप घर आइए ना जल्दी से। अरे क्या हो गया भाई अचानक से? आप घर आइए ना पापा जी। अरे ठीक है, आ रहा हूँ मैं। मनोहर नुक्कड़ से भागे भागे घर आते हैं और हांफते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? बताइए मम्मी जी। अरे जल्दी से बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। अरे अब मेरा फोन बजे जा रहा है जब से, आप कमरे में जाकर ले आइए ना। क्या? तुम लोगों ने मुझे कमरे से फोन लाने के लिए नुक्कड़ से घर वापस बुलाया? अरे अब देखिए ना, फोन बार बार बज रहा है, आप ले आइए फटाफट। हे भगवान, मेरी पत्नी तो आलसी दी ही थी, लेकिन आपने बहू भी ऐसी दे दी। कहते हुए मनोहर कमरे में से फोन लाकर विमला को पकड़ा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तुम लोग मुझे फोन लगाना मत। हाँ हाँ, नहीं लगाएंगे। विमला फोन देखती है तो उसकी मौसी सास के 10 मिस्ड कॉल आ चुके थे। अरे अरे अरे, क्या हो गया मम्मी जी, आपकी सास क्यों अटक गई? सास नहीं, सास, मौसी सास का फोन था। तो क्या हुआ मम्मी जी, लगाइए, पूछिए क्या बात है। अरे मुझे तो बड़ा डर लगता है इनसे, तो बात कर लेना। विमला फोन लगाकर पूजा को देती है और पूजा बात करती है। ठीक है मौसी जी। क्या हुआ, क्या बोल रही थी? मौसी जी आने वाली हैं। क्या? अरे आप इतना घबरा क्यों रही है, बस कुछ टाइम की तो बात है। कितना दिन की बात है? 1 महीने। मारे गए बहू। क्यों मम्मी जी? आ जाने दे उन्हें, फिर समझ जाएगी तू भी।
ठीक है, ट्रेन में है वो, कल सुबह तक आ जाएंगी। ठीक है। मौसी सास के आने की खबर सुनकर विमला की हालत पंचर हो चुकी थी, लेकिन पूजा तो अपने आराम में मस्त थी। अगली सुबह 4 बजे उनके घर की दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ये लोग भी कैसे हैं, जब पता है कि मैं आने वाली हूँ फिर भी दरवाजा खोल के बैठ नहीं सकते। अब बजाती रहूं घंटी पर घंटी। सोनिया जी, इस वक्त कौन बदतमीज इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है? तुम्हें तो बताया था मौसी जी आ रही है। अरे हाँ, आप जाइए ना, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, साथ में ही पैर छूने इनके। हाँ भाई हाँ, आ रही हूँ। मनोहर दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खुलते ही मौसी अपनी लाठी मनोहर के कंधे पर रख देती। क्यों रे, कितने दाम लगाए घोड़ों के? कौन से घोड़े मौसी जी? अरे वही जो बेच के तुम सब सो रहे थे। अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो तो मुझे पता नहीं था आप आने वाली है, नहीं तो आपको लेने स्टेशन ही आ जाता। हाँ, वो क्यों बताएगी, और अभी तक जागी नहीं है क्या? एक आदत नहीं बदली उसने। अरे नहीं नहीं, आ गई, यही हूँ। आशीर्वाद दीजिए मौसी जी। विमला और मनोहर साथ में ही रामकली के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अब यहीं रोक कर रखोगे क्या, या अंदर भी आने दोगे? हाँ हाँ, आइए ना मौसी जी, आइए। रामकली घर के अंदर आती है और इधर उधर देखती है। क्या हुआ मौसी जी? मैंने तो सुना था तेरे बेटे की शादी हो गई। जी मौसी जी, शादी तो हो गई। क्या वो मम्मी इतना शोर किस बात का हो रहा था? अरे बेटा, मौसी जी आई है। अरे दौसी जी, बड़ा हो गया लड़का तो। कैसी आप, और कितने दिन के लिए आई हो? 1 महीना पूरा। तेरी पत्नी कहाँ है, दिख नहीं रही? दौसी जी वो तो अभी सो रही है। हे प्रभु, वो अभी तक सो रही है, उठाया नहीं उसे? विमला, ये सब क्या सीख रही है तेरी बहू? अरे मौसी जी, वो अभी नई है ना, उसे कहाँ आदत है जल्दी उठने की। तू सिखाएगी तब तो सीखेगी ना। चलो ये बताओ, कहाँ है कमरा? वो वाला। चलो सब लोग मेरे साथ, मैं भी देखूं कब तक नहीं जागती। रामकली पूजा के कमरे में आती है और सोती हुई पूजा को देखकर बोलती है, बहू, ए बहू, उठ जा। क्या मम्मी जी, अब कैसे उठ के आ गए? चलिए अब सो जाइए। बहू, जागना तो पड़ेगा तुझे। मम्मी जी, कम से कम 9 बजने तो दीजिए, तब तो हम जागेंगे ना। अच्छा विमला, 9 बजे? नहीं नहीं मौसी जी, वो सपने में बोल रही होगी। अच्छा अमित बेटा, जाकर एक गिलास में पानी लेकर आ। पानी? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहू की। इतनी फिक्र पहले कर ली होती तो टाइम पर जागी हुई होती है। विमला चुप रह जाती है और रामकली पानी पूजा पर छिड़कती है, जिससे पूजा हड़बड़ाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी नहीं, दौसी जी। क्या कहा? दौसी जी? ये किस चिड़िया का नाम है? अरे ये मेरी दादी की बहन है, मेरे पापा की मौसी, तो मैं इन्हें मिक्स करके दौसी जी बोलता हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं, लेकिन मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? क्योंकि जरा समय देखो, सारी दुनिया जाग गई लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। पूजा अपने फोन में टाइम देखती है और हंसने लगती है। क्या दादी जी, अभी तो बस 4:30 हुआ है, अभी तो मैं और सो सकती हूँ। कहते कहते पूजा लेटने लगती है। तब तक रामकली अपनी लाठी उसकी पीठ के नीचे अड़ा देती है। क्या हुआ, आप भी जाकर सो जाइए ना। कोई नहीं सोएगा, तैयार होकर बाहर मिलो सब लोग मुझे। कोई नियम कायदा कानून कुछ बचा ही नहीं है। रामकली बाहर हॉल में जाकर बैठ जाती है और पूजा अपनी सास की तरफ देखती है। ये क्या था मम्मी जी? यही तो था जो भी था। चलो अब जल्दी से बाहर आओ, 5 से 1 ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी। पूजा जल्दी जल्दी उठकर तैयार होती है और 5 बजे सभी लोग नहा धोकर मौसी जी के सामने थे। अब कुछ ठीक लग रहा है। मनोहर, तू ये बता, तुझे तो अच्छे संस्कार दिए थे ना मेरी बहन ने, फिर ये सब नाटक क्या है? मौसी जी वो क्या है ना, अब इस घर में मेरी नहीं चलती है। इसलिए ये लोग भी हिसाब से नहीं चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी, हम दोनों सास बहू सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, बस आज ही नहीं उठ पाए। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने। अब जो कोई भी कुछ भी कहता रहे, चलो तुम सब योगा शुरू करो। क्या हुआ, रोज करती होगी ना? हाँ हाँ मौसी जी, रोज होता है योगा।
सभी लोग मिलकर योगा करते हैं और 1 घंटे तक योगा करने के बाद रामकली कहती है, चलो अब नाश्ते में बनाओ बढ़िया पराठे, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। विमला और पूजा किचन में घुस जाते हैं और नाश्ता बनाने लगते हैं। मम्मी जी 1 महीने तक क्या ऐसे ही चलेगा? बहू ये सब तो ट्रेलर था, अभी तो 1 महीना बाकी है। दोनों सास बहू नाश्ता बनाकर टेबल पर ले आती है। बहू अभी पूरा दिन जितना हो सके ना कम ही बोलना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। आ जाइए, पराठे बनकर तैयार है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अरे वाह, न जाने कितने दिनों बाद तो ऐसा गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा है। क्या कहा? दिनों बाद? इसका मतलब रोज ये लोग देर से ही उठते हैं? रामकली की बात सुनकर विमला अमित को आंखें दिखाती है। नहीं नहीं, रोज ही मिलता है, लेकिन रात इतनी बड़ी लगती है कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों का गैप हो गया। ये बात है। चलो अब सब लोग नाश्ता शुरू करो। नाश्ता करने के बाद रामकली पूजा को अपने पास बुलाती है। आपको कुछ चाहिए मौसी जी? हाँ, झाड़ू लेकर आ जरा। क्यों? अरे लेकर आ ना। नहीं नहीं, आपसे झाड़ू थोड़ी ना लगवाऊंगी, मैं नहीं ला रही। लेकर आ। नहीं 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 नहीं। अरे किस बात पर इतना शोर मचा रही है बहू? लेकिन मम्मी जी, मौसी जी झाड़ू मंगवा रही हैं। अरे नहीं नहीं मौसी जी, हम आपको झाड़ू नहीं लगाने देंगे। आप मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। वही तो। हे भगवान बचाओ मुझे इनसे। अरे मुझे झाड़ू देखनी है, लेकर आओ। अच्छा ठीक है बहू, जा लेकर आ। पूजा झाड़ू लेकर आती है और मौसी जी को दिखाती है। रामकली झाड़ू देखकर बोलती है, ये झाड़ू कब ली थी तुम लोगों ने? 2 महीने हो गए। 2 महीने? और झाड़ू की हालत तो नई की नहीं है। इसका मतलब तुम लोग घर में झाड़ू पोछा भी ढंग से नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद लगाती हूँ रोज झाड़ू। अगर झाड़ू अच्छे से लगाई जा रही होती तो नई ना रखी होती। चलो अब पकड़ो और कोने कोने को झाड़ू लगाओ, पलंग और सोफे के नीचे भी। ठीक है मौसी जी। पूजा झाड़ू लगाने लगती है और झाड़ू लगाते लगाते उसे 1 घंटा हो जाता है। क्या हो गया बहू? मम्मी जी इतना कचरा कहाँ से आ रहा है? पहले तो नहीं था। कहीं मौसी जी तो नहीं लाई अपने साथ? अरे धीमे बोलना, सुन लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मी जी। मुझे भी। जल्दी झाड़ू लगा ले, फिर फ्री होकर सोने जाएंगे। हाँ मम्मी जी। पूजा झाड़ू का काम निपटाकर हॉल से गुजर रही थी कि तभी रामकली ने उसे फिर टोका। इधर आओ बहू। क्या हुआ मौसी जी? ये क्या है? पर्दे है मौसी जी। तो यही रंग के खरीदे थे क्या? नहीं ना, वो तो सफेद लिए थे लेकिन खराब निकला, पीले पड़ गए, देखिए ना। बेटा वो खराब नहीं निकले, तुम इन्हें उतारो और अभी धोकर डालो। अरे मेरी बात मानिए, वो क्वालिटी ही खराब है इनकी। मेरी लाठी उठाना जरा। नहीं नहीं, मैं पर्दे उतार कर लाती हूँ। पूजा घर के सारे पर्दे लेकर धोने चली जाती है और उसकी सास अपने कमरे में सो रही थी। विमला, क्या कर रही हो? दोपहर को सो रही हो? नहीं नहीं मौसी जी, मैं सो नहीं रही थी। तो क्या आंखें देख रही थी? बंद होती है या नहीं? क्या अभी? कितने बजे सोती हो तुम रात में? एक तुम्हारी बहू पूरा दिन जमाइया लेती रहती है। हम लोग तो सो जाते हैं मौसी जी, वही अपना 1-2 बजे। जागने के वक्त तक तो सोते हो तुम लोग। आज से सब 10 बजे सो जाएंगे। 10 बजे कैसे? तुम सबके मोबाइल मेरे पास रहेंगे, फिर देखती हूँ कैसे सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। ठीक है मौसी जी। पूजा पर्दे धोकर छत पर सुखाने जाती है और देखती है मौसी जी पेड़ों में पानी डाल रही थी। आप क्यों ऊपर आई मौसी जी? अब किसी को तो करना पड़ेगा ना इनकी देखभाल। तुम लोग तो पता नहीं क्या करते रहते हो। हमारा तो सारा टाइम घर के कामों में ही निकलता है, ऊपर आने का टाइम ही नहीं बचता। देखती हूँ कल से कैसे टाइम नहीं बचता। पूजा छत से नीचे आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। मम्मी जी, इन्होंने तो एक ही दिन में जीना मुश्किल कर दिया, मुझे तो अब चक्कर आने लगे। मुझे भी, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा कुछ करते ना जिससे ये मौसी जी खुद ही चली जाए। अरे लेकिन क्या करें? हम काम उल्टी करेंगे जिससे ये चली जाएंगी। ठीक है। रात के वक्त रामकली सबका फोन लेकर सभी को 10 बजे सोने को कह देती है, जिससे सुबह 4 बजे ही सबकी नींद अपने आप खुल जाती है। अरे मम्मी जी, आप भी जाग गई? मुझे तो नींद ही नहीं आई। हाँ अब क्या करें, सभी लोग उठ चुके हैं तो नाश्ता ही बना लेते हैं। तू नाश्ता बना ले, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ।
ठीक है मम्मी जी। विमला और पूजा मिलकर घर के काफी काम 9 बजे से पहले ही निपटा देते हैं। मम्मी जी, सारे काम हो गए और अभी तो बस 9 ही बजे हैं। हाँ, अब क्या करें बहू, दोपहर का खाना बना देती हूँ। अब तक पेड़ों में पानी डाला हो ना। ठीक है बहू, मैं आती हूँ अभी। विमला छत पर चली जाती है और प्रिया किचन में, लेकिन रामकली अभी तक जागकर अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। हम सबको जगाकर आज मौसी जी खुद सोती रह गई क्या? पता नहीं पापा जी, आप देखिए ना जाकर, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे और उनकी लाठी से। डर तो भाई मुझे भी लगता है। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? आ गई मैं भी। क्यों, क्या हुआ? अरे जाकर मौसी जी को जगा दो ना जरा। हाँ, हमें तो जगा दिया। वैसे एक बात तो है, जल्दी जागने से ना सारे काम निपट गए जल्दी जल्दी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कितना सारा टाइम हमारे पास बचा हुआ है। चलो, तुम लोगों को समझ में तो आया। ऐसा कुछ मुझे पता होता तो पहले ही मौसी जी को बुला लेता। नहीं नहीं, अब बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रही हैं? और ये सारा सामान? आप तो 1 महीना रुकने वाली थी ना। हाँ मौसी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब मुझे चलना ही चाहिए। वैसे भी जहाँ पर लोग हमारे आने से खुश ना हो वहां तो रुकना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसने कह दिया आपसे? हम तो बड़े खुश हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का जीना मुश्किल नहीं करना चाहती। मम्मी जी, लगता है मौसी जी ने सब कुछ सुन लिया है। हाँ, पर अब इन्हें रोकना होगा। मौसी जी, वो सब तो हम ऐसे ही कह रहे थे, हमारा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। आप यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकती हैं। नहीं बेटा, तुम लोगों को अपने हिसाब से जीना है तो तुम लोग जियो, मैं क्यों परेशान करूं भला। मौसी जी, आप नहीं समझाओगी तो हमें कौन समझाएगा? आप ही ने तो हमें इतना कुछ बताया। और नहीं तो क्या, आपकी वजह से ही पता चला सही समय पर सोने से सही समय पर उठा भी जा सकता है। आप कहीं नहीं जा रही हैं। हाँ मौसी, अब गुस्सा थूक दो, इन लोगों की बात मान लो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक मंदिर में पूजा नहीं की, कौन जलाएगा दीप? मैं अभी कर देती हूँ। अरे बहू, तुम इतने दिन से देख रही हूँ, बिस्तर पर बिछी चादरों का कोई हिसाब ही नहीं है। कम से कम उन्हें तो धो लिया करो। जी मौसी जी, मैं अभी करती हूँ। और एक बात, अब से सबका दोपहर का खाना 1 बजे तक और शाम का 7 बजे तक हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो ये लाठी सिर्फ चलने में काम नहीं आती, अच्छे अच्छों को सुधार भी देती है। रामकली की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रामवती प्रतापगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। 3 बेटे और बहुओं से सजा उसका परिवार अभी तक तो खूब समृद्ध था, लेकिन क्या आगे भी ऐसा रहने वाला है? आइए जानते हैं। रामवती के छोटे बेटे अमर की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोनों बड़ी बहुएं तो सास के वचन को ही शासन समझती थी, लेकिन छोटी बहू रानी के तेवर थोड़े अलग थे। एक तो रानी रंग रूप से अपनी दोनों जेठानियों से ऊपर थी, दूसरा मोबाइल इंटरनेट देख देख कर खुद को बहुत मॉडर्न भी समझने लगी थी। एक दिन, सुनते हैं जी, कब तक ये छोटी सी दुकान चलाते रहेंगे आप? मुझे तो अपनी सहेली को बताने में भी शर्म आती है कि मेरा पति एक दुकान चलाता है। क्यों भाई, दुकान चलाना ऐसा छोटा काम भी नहीं होता कि तुम्हें बताने में शर्म आए। और फिर हमारा खानदानी काम है ये, इसमें शर्म की क्या बात है? पूरे एरिया में नाम है हमारा। एक छोटी सी राशन की दुकान से शुरुआत की थी पिताजी ने, एक दुकान से 3 दुकान बनाई उन्होंने, और हम 3 भाइयों को अलग अलग दुकान देकर हमारी लाइफ सेट कर दी। और तुम कह रही हो कि तुम्हें इस बात से शर्म आती है कि हम लोग दुकान करते हैं? ऐसा है जी, प्रतापगढ़ में रहते हो ना आप क्या जानो दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ में क्या हवा बह रही है। अरे अपनी दुकान से थोड़ा ध्यान हटाइए और देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आज के जमाने में कौन दुकानों पर जाकर सामान खरीदता है? ये लो कर लो बात, सामान तो दुकान पे ही खरीदने आते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता है हम पूरा दिन दुकान पर बैठकर मक्खियां मारते हैं? अरे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती हमारे पास, बात करियो कुछ भी। रहने दीजिए, आपको तो कुछ भी समझाना बेकार है। कुएं के मेंढक हो आप लोग, इसी कुएं में कूदते कूदते जीवन बिता लोगे। अरे इसके बाहर भी एक दुनिया है, उससे ये देखोगे या नहीं? देख रानी, तेरी फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास, खाना निकाल दे। इनके ऊपर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ, लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ, कोशिश करना बंद नहीं करूंगी। ये ना सही, अपनी जेठानियों को समझाने की कोशिश करती हूँ। उनका भी तो मन करता होगा ना कि उनके पति कोई बड़ा काम करे, और वो भी हाई क्लास औरतों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमे। वैसे भी एक औरत के मन की बात एक औरत ही समझ सकती है।
रानी अगले दिन अपनी जेठानी सुमन के पास जाती है। बड़ी भाभी, भैया की परचून की दुकान है। सारी जिंदगी से भैया आटा चावल तोल रहे, क्या यही करते हुए जीवन बीत जाएगा आप लोगों का? अच्छा, घूमने फिरने के बारे में बात करी हो क्या? देखो रानी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम घूमो फिरो। हमारी शादी को तो 10 साल हो गए। हमारे पास कहाँ समय है घूमने फिरने का? घर, दुकान, बच्चे, इसके आगे सोचने के लिए समय ही किधर है? अरे भाभी, बहुत भोली हो आप। मैं घूमने की नहीं, बिजनेस की बात कर रही हूँ। आपकी इच्छा नहीं कि भाई साहब कोई बड़ा काम करे और आप ही मेकअप करके सेठानियों की तरह गल्ला संभालो? अरे क्या तू भी, हमारा खानदानी बिजनेस है। अब और क्या बिजनेस करेंगे हम लोग? थोड़ा घर से बाहर निकलोगी ना, तभी जान पाओगी भाभी कि आजकल ऐसी पुरानी बाबा आदम के जमाने की दुकानों से सामान खरीदने का जमाना बीत गया है। अरे अब तो मॉल का जमाना है। कैसा हो अगर हम दुकानों के नहीं लेकिन पूरे मॉल के मालिक बन जाए? अरे बाबा, रहने तू। चल जल्दी जल्दी खाना बना, इनका नाश्ता लेट हो रहा है, दुकान खोलने में देर हो जाएगी। मंजली भाभी, आप ही बताइए, क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर सुबह के समय नौकर आकर हमारे मॉल को खोले और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे तो? देवरानी की बातों को अभी तो दोनों जिठानियों ने इनकार कर दिया था, लेकिन रानी की बातों ने उन्हें सोचने के लिए मजबूर जरूर किया था। हमने तो इस राशन की दुकान को ही अपना भाग्य समझ लिया था, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे भी जीवन में तरक्की हो सकती है। छोटी की बातों में दम तो था। अभी तीनों देवरानी जेठानी के मन में मॉल बनाने के आइडिया ने जन्म ही लिया था कि अचानक एक दिन बड़ा बेटा उदास होकर घर लौटता है। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, नुक्कड़ पर राशन की एक नई दुकान खुली है, उसके कारण हमारी बिक्री में अंतर पड़ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी पुरानी छोटी सी दुकानें हैं हमारी, कोई क्यों हमारी दुकान में सामान लेने आएगा? आजकल दिखावे का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। मैं तो कहती हूँ हमारे इस पुश्तैनी मकान को तोड़कर हम एक मिनी मॉल बनाते हैं। इसका नाम रखेंगे प्रतापगढ़ शॉपिंग डेस्टिनेशन, PSD मिनी मॉल। आप देखना, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाएगी हमारे इस मिनी मॉल से। इधर कोई भी मॉल नहीं है, क्या प्रतापगढ़ के लोगों की इच्छा नहीं होती होगी कि वो भी मॉल जाकर शॉपिंग करे? अरे मॉल क्या ऐसे ही बन जाएगा? जगह चाहिए, उसके साथ बहुत सारा पैसा भी चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? भैया क्यों चिंता करते हो, इतनी बड़ी हवेली है, हमारे पिताजी के पास भी तो सेविंग्स होगी, सब मिलाकर देखते हैं ना। पगला गए हो क्या? जानते भी हो कितना नाम है हमारा पूरे इलाके में, और वो नाम इन दुकानों के कारण है। सब किए किराए पर पानी मत फिराओ तुम लोग। बाबूजी, आपका जमाना गया, अब नया जमाना है। लोगों के तौर तरीके बदल रहे हैं, हमें नए जमाने के हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए ना, वरना समय के साथ भूल जाएंगे लोग हमें। छोटी ठीक ही तो कह रही है बाबूजी, आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपके बच्चे जीवन में तरक्की कर रहे हैं। हमारी तरक्की में रोड़ा तो मत बनिए बाबूजी। बच्चों की बात सुनकर बाबूजी को काफी दुख पहुंचता है। भगवान, तुम्हारे बेटों ने आज मुझे बहुत दुख दिया है। कहते हैं मैं उनकी तरक्की से जल रहा हूँ। अरे पूरा जीवन लगाकर ये दुकानें चलाई हैं मैंने। मैं तो बस उनके भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। अपने बाबूजी के आशीर्वाद से मैंने एक राशन की दुकान को 2 बना दिया, फिर शेखर के लिए एक कपड़े की अलग से दुकान खुलवाई ताकि इसके भविष्य का इंतजाम हो जाए। तीनों अपना अपना काम करे, कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा ही ना रहे। अरे क्यों चिंता करते हैं आप, कर लेने दीजिए उन्हें अपने मन की, वैसे भी सब उनका ही है। क्या फायदा बच्चे हमारे मरने की कामना करें। पत्नी की बात सुनकर वो अपने बच्चों को अपने घर को मॉल बनाने की परमिशन दे देता है। भैया इतनी जगह में काम नहीं चलेगा, पड़ोस में प्लॉट खाली पड़ा है, वहाँ बात चलाते हैं। क्या बात है भाई साहब, पक्का मूड बन गया है क्या आपका खरीदने के लिए? जी हाँ, ऐसा ही समझ लो, लेकिन मालिक से बात नहीं हो पा रही है। अरे आप चिंता न करो, 2 दिन में आपके पास फोन आ जाएगा उनका। प्रभाकर के जाने के बाद मेहरा प्लॉट वाले पड़ोसी से कहता है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आपकी जमीन 2 गुने रेट पर बिकवाने के लिए ग्राहक लेकर आ रहा हूँ। हमारा पड़ोसी प्रभाकर मॉल बना रहा है, अब उसे जमीन कम पड़ रही है। आप बस रेट काटना मत, बाकी मैं संभालूंगा। आपका फायदा होगा तभी तो हमारा भी होगा। मेहरा के समझाने के कारण जमीन का मालिक अब 2 गुनों से कम दाम पर जमीन देने को तैयार नहीं था। अंत में अजय, शेखर और अमर को वही जमीन 2 गुने दामों पर खरीदनी पड़ती है। चलो अब जमीन तो ले ली हमने,
जल्दी से एक नक्शा तैयार करते हैं और काम शुरू करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बताती हूँ एक अच्छे मॉल में क्या क्या होना चाहिए। आप लोग तो प्रतापगढ़ छोड़कर कभी बाहर निकले ही नहीं, लेकिन मैं तो बहुत से मॉल देख चुकी हूँ। मॉल में लोग शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शॉपिंग करने आए लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है, इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मॉल में एयर कंडीशन लगाना चाहिए। मॉल के अंदर पैर रखते ही एसी की ठंडक का एहसास होना चाहिए। जो खरीदारी ना भी करने आया हो, यहाँ की ठंडक में रहकर उसका खरीदारी करने का मूड अपने आप ही बन जाए। दूसरी बात, जो दिखता है वही बिकता है। हम अपनी दुकान को जितना अच्छा, सुंदर और यूनिक बनाएंगे, लोगों का यहाँ आने का क्रेज उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात, अपने मॉल में हमें घरेलू सामान, राशन, कपड़े, जूते के अलावा एक छोटा सा फूड कोर्ट भी बनवाना चाहिए। अब घंटों की शॉपिंग के बाद जो भूख लगेगी तो खाने के लिए लोग बाहर क्यों जाए। हम अपने ग्राहकों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे सारे सुझाव अमल में लाने लायक हैं। अरे नालायक, एक बात तो बताओ, पूरा घर गिरवा दोगे क्या? अरे जो बगल में जमीन ले रहे हो उसमें भी मॉल बना लोगे तो हम रहेंगे क्या? हम क्या गुरुद्वारा जाएंगे? अरे माँ, क्यों चिंता करते हो? नीचे के फ्लोर पर मॉल बनेगा और ऊपर हम लोग सुकून से रहेंगे। कहीं आने जाने का झंझट भी नहीं होगा और अपने मॉल की सेफ्टी की टेंशन भी खत्म। सारी बातें सोचने के बाद तीनों भाई एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से मिलने के लिए जाते हैं और अपने मिनी मॉल के लिए नक्शा बनवा लेते हैं। मॉल का काम शुरू हो चुका था। एक दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ धमकती है। आपके खिलाफ नोटिस आया है। बिना परमिशन के आप इतना बड़ा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अब तो स्टे लगेगा आपके प्रोजेक्ट पर। पुलिस वाले की बात सुनकर तीनों भाइयों के माथे पर पसीना आ जाता है। सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। आप प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत पैसा लग चुका है सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एनओसी के लिए ट्राई करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बस थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर, हम जो भी प्रोसेस है करने को तैयार हैं, बस आप सील मत करो। ऑफिसर के साथ मामला सेटल करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए खिलाने पड़ते हैं। अरे बाबूजी, आज तो बर्बादी हो जाते हम लोग। मामला एक बार कोर्ट में गया तो समझो लटक गए हम बरसों के लिए। लाख रुपए गए तो गए, काम तो नहीं रुका। भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। तो मेरी जीवन भर की पूंजी तुम लोगों ने इस मॉल में लगवा दी है। कुछ सोचा है क्या होगा हम सबका भविष्य? अरे पिताजी, भविष्य बनाने के लिए तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। आप देखना, आप भी हम पर गर्व करेंगे कि कितने काबिल बेटे पैदा हुए आपके घर में। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा कि मैं तुम पर गर्व करूंगा या कुछ और। बाबूजी की ना यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कभी भी किसी की खुशी में खुश हो सकते ही नहीं। उन्हें तो बस यही लगता है सब उनके हिसाब से चले तो सही, ना चले तो हम गलत। हमें भी तो अधिकार है ना, हम बड़े सपने देखें, उन्हें पूरा भी करें। क्या अपनी पूरी जिंदगी दुकान के भरोसे ही बिता देंगे हम लोग? मुझे तो सोच सोच के गुदगुदी हो रही है। जब हम बड़ी सी गाड़ी में बैठकर निकलेंगे, लोगों की निगाहें थम जाएगी। मैं तो पहले बता रही हूँ, कांजीवरम साड़ियाँ पहना करूंगी और घर में काम करने के लिए नौकर लगवाऊंगी। इतने बड़े मॉल की मालकिन बनने के बाद तुम लोगों को पूरा दिन रसोई में खाना बनाकर खिलाऊंगी, ऐसा सोचना भी मत। तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाग्यवान? एक बार हमारा मॉल खुल जाए उसके बाद तुम्हें मेड नहीं बना कर रखूंगा मैं। तुम्हें बड़ा शौक था ना लंबी लंबी गाड़ियों का। बस ये समझ लो, अब हमारा वक्त आने वाला है। तीनों भाई और उनकी पत्नियां हर गुजरते दिन के साथ सुनहरे सपने बुन रहे थे। मॉल लगभग आधा बन चुका था, तभी एक दिन बड़ा भाई परेशान होकर सभी को बुलाता है। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खर्च पहले ही हो गया है। अभी भी मॉल का काम सिर्फ आधा ही हुआ है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, काम को यहीं छोड़ दे या फिर कहीं से पैसों का इंतजाम करें। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? हम तीनों ने दुकान बंद करके ही ये मॉल का काम शुरू किया है। इस समय घर में कोई इनकम भी नहीं आ रही है। ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्च सब मिलाकर पहले ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समय काम रोकने के बारे में मत सोचिए आप लोग। कुछ भी करके जल्द से जल्द मॉल का काम खत्म करवाइए। रानी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भैया कह रहे हैं वो भी तो सोचने वाली बात है ना। हमारी सारी सेविंग्स, बाबूजी का रिटायरमेंट का रखा हुआ पैसा सब कुछ खर्च हो गया। अब तो सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हैं हम। जब कुछ बड़ा काम करो तो बैंक से ही पैसा लेना पड़ता है। आज के जमाने में किसकी जेब में करोड़ों रुपए रखा है। चिंता की कोई बात नहीं है, उसके बाद तो कमाई ही कमाई है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ब्याज का भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने में ही हमारी लागत निकल आएगी और फिर उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा होगा।
आधा मॉल बन चुका था। अब उसे पूरा कराना मजबूरी थी, इसलिए सभी लोग एक और दांव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंक से 50 लाख का लोन लेकर एक बार फिर से मॉल का काम शुरू हो जाता है। महीनों की मशक्कत के बाद अंत में मॉल बनकर तैयार हो गया था। मॉल का प्रचार करने के लिए रानी और उसके पति ने पूरे शहर में पर्चे छपवाकर बंटवा दिए थे। गली गली में अनाउंसमेंट हो गया था और अब पूरे प्रतापगढ़ में मॉल की चर्चा हो रही थी ओपनिंग के बाद। अरे बहू, तू देख रही है, आज पहला दिन है हमारे मॉल का और कैसे भीड़ मॉल के अंदर आ रही है। ठीक कह रही हो माँ जी, इतने लोग शॉपिंग करने आएंगे तो 6 महीने नहीं बल्कि 2 ही महीने में हमारा सारा लोन उतर जाएगा। बस बहू, नजर ना लग जाए, भगवान ऐसे ही कस्टमर भेजते रहे, उसके बाद तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। घर के बाकी सदस्य भी मॉल में उमड़ रही भीड़ को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मॉल के अंदर लोग तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई कुछ खरीद नहीं रहा। लोग दुकान में आ रहे हैं, रेट पूछकर बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुकान के अंदर पैर भी नहीं रख रहे हैं, बस बाहर से ही घूम फिर कर फूड कोर्ट में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और कुछ घंटे यहाँ बिताने के बाद चुपचाप मॉल से बाहर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, ये तो होता ही है। मॉल में अगर 1000 लोग आते हैं तो शॉपिंग तो कुछ ही लोग करते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते हैं। आप फिक्र मत करो, जल्द ही हमें अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे। छोटे भाई की बात सुनकर बाकी लोगों को थोड़ा संतोष हो जाता है। एक दिन, ये सूट कितने का है? 2000 रुपए सिर्फ। ऐसा सूट आपको बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, हमने डिजाइनर पीस बनवाए हैं। क्या कहा, 2000 रुपए? चौराहे पर राजन साड़ी वाला ऐसा सूट 1000 में बेच रहा है, आप लोग लूट रहे हो मॉल के नाम पर। इतना कहकर वो औरत वहाँ से उठकर चली जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन मॉल में अभी भी कोई खास कस्टमर नहीं आ रहे थे। 6 महीने बाद, मैडम, आप लोगों के कहने पर कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, इतना बड़ा आउटलेट खुला लेकिन बिक्री 0 चल रही है। पूरे 6 महीने हो गए, शॉप का किराया तक निकालना मुश्किल हो रहा है। 2 महीने और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपकी शॉप खाली कर देंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? धीरे धीरे ही तो बिजनेस बढ़ता है, ये बात तो आप भी समझते हैं ना। मैडम, बुरा मत मानिए, लेकिन इतने छोटे शहर में मॉल खोलने का आपका ये आइडिया फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप है। आज तो क्या, मुझे लगता है आने वाले कई सालों में भी यहाँ के लोग मॉल में सामान खरीदने के लिए नहीं आने वाले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कंपनी ने आपके मॉल में अपना आउटलेट खोलने की परमिशन कैसे दे दी। एक एक करके सारे दुकानदार मॉल की दुकानें खाली करने की बातें करने लगे थे। ये बेचारे क्या गलत कह रहे हैं, जब दुकान पर खरीदारी नहीं आएगा तो दुकानदार क्या पूरा दिन बैठकर मक्खियां मारेगा? इतने लोग मॉल में घूमने आते हैं, पूरा दिन झमघट लगा रहता है, लेकिन मजाल है जो कोई 1 रुपए की खरीदारी भी कर ले। मुझे तो ऐसा लगता है नास पीटे एसी की ठंडी हवा खाने आते हैं और हवा खाकर चले जाते हैं। ठीक कह रही है माँ जी आप, पर इस मॉल से तो उतनी आमदनी भी नहीं हो रही जितनी हमें अपनी दुकान में सामान बेचकर हो जाया करती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे वो भी भाग गए। अरे बहू, हमारी छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ से बेधड़क लोग छोटे से छोटा सामान ले जाते थे। अब यहाँ के मिडिल क्लास लोग जो 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी खरीद कर काम चलाते थे, वो ये सब खरीदने मॉल तो नहीं आएंगे। मोहल्ले की औरतें चौक बाजार से कपड़े लेने जाती हैं, ये ब्रांड के महंगे महंगे कपड़े उनकी पहुंच और पसंद से बहुत ऊपर है। माँ जी, हमारी दुकान चाहे खाली पड़ी रहती है लेकिन फूड कोर्ट तो हमेशा खचाखच भरा नजर आता है। मुझे लगता है रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस बहुत जोर का चल रहा है। आज जाकर उनकी खबर लेकर आती हूँ। अब तो बस उस फूड कोर्ट से ही उम्मीद है, बाकी लोग तो दुकानें खाली करने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है मैडम आप? इस कस्बे के लोग मॉल के लायक ही नहीं है। आपको पता भी है, यहाँ से कुछ खरीद कर नहीं खा रहे हैं, बस एसी की ठंडी हवा में पिकनिक बनाने आते हैं और अपना टिफिन ना साथ बांध कर लाते हैं। यहाँ बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाते हैं, पानी पीकर टॉयलेट का इस्तेमाल करके चलते बनते हैं। दीवाला निकल गया है मेरा तो। जो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है वो भी अनमैरिड कपल से चल रहा है, वो कॉफी वगैरह खरीद लेते हैं, बाकी तो हालत बहुत बुरी है। हो गई तुम लोगों की मॉल खोलने की ख्वाहिश पूरी? अरे ये मॉल चौल बड़े शहरों के चौंचले हैं, यहाँ छोटे से कस्बे में कमाई ही किसके पास है जो इतना महंगा सामान लेने आएगा। बहुत हुई तुम लोगों की मनमानी, अब वो होगा जो मैं कहूँगा। बड़े, कल से मॉल में आने वाले से एंट्री टिकट लिया करो, गेट पर ही चेकिंग करवाओ, खाने की चीजें लाना मना करो ताकि फूड कोर्ट की बिक्री हो। और हाँ, मैंने एक छोटी सी किराए की दुकान का इंतजाम किया है,
बड़ा यहाँ मॉल संभालेगा और बाकी दोनों मेरे साथ दुकान में सामान तोलेंगे। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। बेचारे एक बार फिर से दुकान में ग्राहकों को सामान दे रहे थे और इस बार दुकान उनकी अपनी नहीं, किराए की थी।